आदाब। रफ्तार टीवी के इंडियन इलेक्शन की स्पेशल सीरीज में अदील अजहर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। रिमेंबर, दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ आवर सीरीज। भारत में इलेक्शन के प्रोसेस का आगाज ऑलरेडी हो चुका है। पहले मरहले के इंतखाबात, उनकी वोटिंग वगैरह हो चुकी है। आप लोगों को अगर इफ दिस इज द फर्स्ट एपिसोड दैट यू आर वाचिंग, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारी पहली एपिसोड भी जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने आपको जरा भारत में इलेक्शन का सिस्टम चल किस तरह रहा होता है उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश की। आज की एपिसोड में हम हिस्ट्री के हवाले से बात करने वाले हैं, बिकॉज मैंने पिछली एपिसोड में भी बात की कि वन थिंग दैट इंडियंस शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ इज द फैक्ट कि वहाँ पे ये निज़ाम की जो कंसिस्टेंसी है ये चलती रही है। हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान में ज़रा स्टॉप गो अरेंजमेंट डेमोक्रेसी का रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तवातुर के साथ, तसलसल के साथ इलेक्शंस अपने टाइम पे होते रहे, बल्कि कभी तो वक्त से पहले भी होते रहे। सो आज के प्रोग्राम में हम ज़रा हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे और हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के पहले इलेक्शन से लेकर जो उनका आखिरी 2019 का इलेक्शन रहा है उसमें क्या ट्रेंड्स रहे और कहाँ जिद्दत आई और कौन कौन से अहम लीडर्स जो हैं उन्होंने भारत का कंट्रोल संभाला। सो हियर वी गो। आज़ादी के बाद भारत ने 1950 में अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये वही टाइम था जिस वक्त पाकिस्तान में करारदाद मकासद नाम की डॉक्यूमेंट हुआ करती थी। पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अभी मज़ीद 6 साल दरकार थे, लेकिन भारत ने 1950 में ही अंडर सम वेरी एबल लीडरशिप, आप जानते हैं BR अम्बेडकर साहब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया। लेकिन जाहिर है हिंदुस्तान में उस वक्त बड़े बड़े और लीडरान मौजूद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, अबुल कलाम आज़ाद मौजूद थे, सरदार पटेल मौजूद थे। ये तमाम लीडरान थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया था, और ये सारे के सारे अपने पाए के बड़े लीडरान थे, बड़ी इनकी इज्जत थी, और ज़ाहिर है इसी वजह से भारत ने जल्दी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लिया। पाकिस्तान में ज़ाहिर है बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद शायद एक लीडरशिप गैप था या क्या था, इट टुक अस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इंडिया में पहले इलेक्शन होते हैं 1951 और 52 में। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये एक बहुत तवील इलेक्शन का प्रोसेस था। 4 महीने लगे थे इन इलेक्शंस को होने में, और इसमें ज़ाहिर कोई शक नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की बल्कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उस वक्त लोकसभा में कुल मिला के 489 सीटें होती थीं, और उसमें 364 सीटें जीतने में इंडियन नेशनल कांग्रेस कामयाब हुई थी। अब ये भी जहन में सवाल आता होगा कि भाई अगर पंडित नेहरू इस लेवल के लीडर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी पॉपुलर थी, बिकॉज आज़ादी को भी उस वक्त कोई 5 साल ही हुए थे, तो फिर उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी आई होगी? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। यानी उस वक्त इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी उस वक्त से लेके बाय द वे आज तक उनका थोड़ा बहुत फुटप्रिंट जो है वो ज़रूर मौजूद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ये हुकूमत जो है ये आराम से चलाई, और इस तरह भारत का जो दूसरा इलेक्शन है वो होता है, और भारत का ये दूसरा इलेक्शन होता है 1957 में। इस इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर से लैंडस्लाइड कामयाबी हासिल की। फिर वही हुआ, कम्युनिस्ट पार्टियां दूसरे नंबर पर थीं, लेकिन गैप दोनों के दरमियान बहुत बड़ा था। यकीनन उस वक्त हिंदुस्तान में एक ही पार्टी थी विच वॉज, जो कि ज़ाहिर हुकूमत बना सकती थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर वज़ीर आज़म बने, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और फिर उसके बाद जो इलेक्शन हुआ इंडिया में, दैट हैपेंड इन 1962। ये इस लिहाज से मुनफरिद इलेक्शन था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन था। इलेक्शन वो बासानी जीतने में एक बार फिर से कामयाब हुए, लेकिन हुकूमत बनने के तकरीबन 2 साल बाद उनका इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद, उनकी मौत के बाद, लाल बहादुर शास्त्री 1964 में भारत के वज़ीर आज़म बन गए। लाल बहादुर शास्त्री वही भारत के वज़ीर आज़म थे जिनके दौर में 1965 की पाक भारत जंग हुई थी, और पाक भारत जंग के बाद आप जानते हैं कि एक मुआहिदा ताशकंद हुआ था, और उसी में साइन करने के लिए जहां पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर जनरल अयूब गए थे, भारत से लाल बहादुर शास्त्री वहां पर मौजूद थे, और ताशकंद में ही इस मुआहिदा साइन करने की अगली सुबह लाल बहादुर शास्त्री का इंतकाल हो गया था। उनकी बॉडी जो है वो वहाँ से लाई गई थी, और इस पर बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज हैं, क्या हुआ होगा, क्या होगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन बहरहाल एक ही इलेक्शन हुआ था, उसके बाद भारत वॉज अबाउट टू हैव देयर 3rd प्राइम मिनिस्टर। यस, और ये एक ऐसी खातून थी कि जिनकी छाप आने वाले कई सालों में, कई दहाइयों पे भारत की सियासत में, बल्कि कहना चाहिए कि अब तक उनकी कुछ छवि जो है, उनका कुछ असर जो है वो भारत की हमें सियासत पे नज़र आता है।
You would have guessed it right. I'm talking about इंदिरा गांधी. So इंदिरा गांधी जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री के बाद बन जाती हैं भारत की प्राइम मिनिस्टर, भारत की ऑफ कोर्स पहली खातून प्राइम मिनिस्टर भी. लेकिन इंदिरा गांधी का ये जो टाइम था ये उनकी पार्टी में कोई इतना पॉपुलर नहीं था. इंदिरा उस वक्त इनएक्सपीरियंस थी, उन्होंने कोई बड़ी पोजीशन जो है वो नहीं संभाली थी और उनकी पार्टी में आपस में जो है वो काफ़ी कुछ इख्तिलाफात वगैरह होने शुरू हो गए थे. लेकिन बहरहाल जी उस हुकूमत ने अपना टाइम पूरा जो है वो ज़रूर किया था. सो भारत के जो चौथे इंतखाबात होते हैं वो होते हैं 1967 में. इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रही हैं इंदिरा गांधी. लेकिन ये बात याद रहे कि इस वक्त इंदिरा गांधी की इस इंडियन नेशनल कांग्रेस में इख्तिलाफात काफ़ी बढ़ चुके थे. भारत की जो ये चौथी लोकसभा थी ये इस लिहाज से मुनफरिद थी, इस लिहाज से डिस्टिंक्ट थी कि ये दिस वाज द फर्स्ट लोकसभा इन इंडिया जिसका प्री मैच्योर इख्तिताम हुआ था. हुआ कुछ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो गया, एक नई पार्टी जो है वो वहाँ पे बन गई थी. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जी इंदिरा गांधी का जो फैक्शन है कांग्रेस पार्टी का वही सही कांग्रेस पार्टी है. लेकिन इन द मीनवाइल इंदिरा लॉस्ट अ लॉट ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट, इन लोकसभा, क्योंकि उस वक्त एंटी डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं होता था. ये काफ़ी बाद में ये चीज़ें आई हैं. तो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी वो एक्चुअली एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गई थी. उनको कुछ पार्टियों ने बाहर से सपोर्ट किया था, लेकिन इंदिरा को इस बात का अंदाज़ा था कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट वो ज़्यादा अरसे चला नहीं पाएंगी, खुल के फैसले नहीं कर पाएंगी. दैट वाज द काइंड ऑफ लीडर इंदिरा गांधी वाज. सो उन्होंने किया ये कि उन्होंने 1970 के अख्ताम तक आते आते एक प्री मैच्योर एंड कर दिया था अपनी इस गवर्नमेंट का. और इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि वक्त से पहले इंतखाबात होने जा रहे थे. 1970 में असेंबलियाँ टूटी. 1971 में भारत में मार्च के महीने में जो है वो एक बार फिर से इंतखाबात होते हैं. भारत में होने वाले ये 5वें इंतखाबात थे. अब ज़रा बॉर्डर के उस पार देखते हैं. इंडिया जब अपने 5वें इलेक्शन की तैयारी कर रहा था, पाकिस्तान एक्चुअली उस वक्त अपना पहला इलेक्शन ही करवा के फारिग हुआ था. 1970 के इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुए थे, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये पहला इलेक्शन ही कितना बदकिस्मत साबित हुआ था. और उसका जो नतीजा निकला वो इवेंचुअली पाकिस्तान में एक सिविल वॉर हुई और फिर उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बन गया. सो दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द मैच्योरिटी ऑफ अ कंट्री एज अ डेमोक्रेसी. यानी इंडिया में तवातुर के साथ आप अंदाज़ा हो रहा होगा कि इलेक्शंस हो रहे हैं. पाकिस्तान में पहला इलेक्शन उसी टाइम पे हुआ जब भारत में 5वां इलेक्शन हो रहा था. इंदिरा गांधी एक बार फिर से एक लैंडस्लाइड मेजॉरिटी की बुनियाद पर मार्च 1971 में होने वाले ये इलेक्शंस जीत कर आ जाती हैं. और अब शी इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर. जितनी उनकी पार्टी में इख्तलाफात थे, जो उनके मुखालफिन थे, वो सब इस इलेक्शन में आउट हो चुके थे. इंदिरा वॉज द मोस्ट पावरफुल लीडर इन इंडिया. लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर दिस पावर करप्ट्स. हुआ कुछ ऐसा ही कि हिंदुस्तान में जहाँ पे जाहिर है उस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने कामयाबी हासिल की. इंदिरा एक बड़ी ही पावरफुल लेडी बन चुकी थी, दी आयरन लेडी ऑफ इंडिया उनको कहा जाने लगा था. बल्कि उनके अपने जो मुखालफिन थे वो उनको दुर्गा तक कहने लगे थे ना. दुर्गा आप जानते हैं एक हिंदू गॉडेस है और इतनी उनकी जो है वो वहाँ पे रिस्पेक्ट थी. लेकिन फिर वही बात कि जी नेपोटिज्म. मैं कभी कभार देखता हूँ तो ईस्ट पाकिस्तान या 1971 के सकूत ढाका के बाद, यानी जो ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान के बाद, जो 3 बड़े लीडर इन ममालिक में थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी थी. इन तीनों की कुछ एक ही तरह की कहानी मुझे लगती है. यानी जी एक इलेक्शन से मुल्क निकले. मुजीबुर रहमान साहब के साथ भी यही हुआ. शदीद नेपोटिज्म, अपनी पसंद के लोगों को आगे बढ़ाना, करप्शन का निज़ाम चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं. सेम गोज़ विद इंडिया. इंदिरा गांधी और पाकिस्तान में तो खैर भुट्टो साहब का जो था सिलसिला वो उस पर तो एक अलग कोई प्रोग्राम किया जा सकता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि रफ्तार में ये प्रोग्राम जो है हम ज़रूर करेंगे भुट्टो साहब के रूल के हवाले से, बिकॉज उसकी भी इम्पैक्ट आज तक पाकिस्तान में नज़र आता है. लेकिन इंदिरा गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया. कुछ इंतहाई जिसे कहना चाहिए कि शदीद किस्म के उनकी मुखालफत जो है वो हिंदुस्तान में शुरू हो गई थी. इनफैक्ट 1971 में उन्होंने जो अपनी रायबरेली की सीट में कामयाबी हासिल की थी, उस कामयाबी को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट जो कि यूपी की सबसे बड़ी कोर्ट है, वहाँ पे इसको चैलेंज किया गया. और
जिन साहब ने इसको चैलेंज किया था उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने स्टेट के वसाइल का इस्तेमाल किया था। शी यूज द स्टेट रिसोर्सेज इन हर इलेक्शन विन इन 1971। ये मुकदमा काफ़ी अरसा चलता रहा, लेकिन इसका फाइनली फैसला जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया और उनको कहा कि जी इंदिरा गांधी ने वाकई स्टेट के वसाइल का इस्तेमाल किया था, इसलिए उनकी लोकसभा की मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। इंदिरा गांधी ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। वो इस बात को या इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा। इसका मतलब ये है दैट इंदिरा गांधी वाज अबाउट टू लूज हर प्रीमियरशिप। वो जो प्रधानमंत्री या इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर मौजूद थी, वो अपनी इस पोजीशन को लूज करने वाली थी कि उससे पहले किसी ने उनको मशवरा दिया और उन्होंने उस मशवरे को अमल किया और भारत की तारीख में पहली बार इमरजेंसी का निफाज किया गया। भारत में ये इमरजेंसी जो कि 1975 में लगाई गई थी, ये तकरीबन कोई 21 महीने जारी रही थी और 21 महीने में जारी रहने वाली इस इमरजेंसी का ज़ाहिर है इमरजेंसी लगाई गई, इसका मतलब लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी तौर से हुकूमत चलाने की कोशिश की, मीडिया को कर्ब किया गया, बहुत सारी सियासी जमातों पर, स्पेशली जो मजहबी सियासी जमातें थीं, जहां एक तरफ आरएसएस थी, दूसरी तरफ जो है वो जमात इस्लामी हिंद थी, इन सब पे पाबंदियां लगाई गईं, लीडर्स को गिरफ्तार किया गया एंड वॉट नॉट। इनके साहबजादे संजय गांधी, जिनको उस वक्त इंदिरा गांधी का हेयर अपेरेंट कहा जाता था कि इनके बाद भारत के प्रधानमंत्री या कम से कम कांग्रेस के लीडर जो हैं वो संजय गांधी ही बनेंगे, उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ किया। दिस वॉज समथिंग कॉल्ड द मास स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि भारत में इमरजेंसी के दौरान आखिर क्या क्या हुआ था। मास स्टेरिलाइजेशन मतलब एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों की नसबंदी की गई थी भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। कहा यह जाता है कि इस कैंपेन के दौरान तकरीबन 6.2 मिलियन यानी 62 लाख भारतीय मर्द जो हैं उनकी नसबंदी की गई थी और इसमें एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो थी कि जिनको उनकी ख्वाहिश के बरखिलाफ उनके साथ ये काम किया गया था। बदतरीन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस जो कि आप सोच सकते हैं, और भारत में भी उस वक्त तक इस तरह की कोई चीज़ ना देखी गई थी ना सुनी गई थी। इंदिरा गांधी की ये इमरजेंसी जो है ये बिलाखिर 1977 में जाके ख़त्म हुई थी और फिर उसके बाद भारत में नए इलेक्शंस का ऐलान किया गया था। इमरजेंसी के उठने के बाद 1977 में भारत में इलेक्शन होते हैं जो कि भारत के छठे इलेक्शन थे और इंडियंस थरली पनिश्ड इंदिरा गांधी, यानी जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने ऐसा सबक सिखाया हिंदुस्तान ने इंदिरा गांधी को कि, और जस्ट सुनिए उनकी पार्टी का हाल क्या हुआ। दे लॉस्ट 198 सीट्स, यानी पिछले इलेक्शन के मुकाबले में, पिछली लोकसभा के मुकाबले में 198 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। हद तो ये कि अपनी आबाई सीट जो इंदिरा गांधी की थी उसमें भी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, यानी अपनी सीट जो है वो वहाँ से हार गई थी। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के अलावा कोई और गवर्नमेंट, कोई और पार्टी गवर्नमेंट बना रही होगी। इस पार्टी का नाम था जनता पार्टी और मोरारजी देसाई, जो कि इससे पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा गांधी से नाराज होकर वो कांग्रेस काफ़ी सालों पहले छोड़ के चले गए थे। वो बन गए भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। ये जनता पार्टी जो है ये दरअसल बहुत सारी इंदिरा गांधी मुखालिफ पार्टियों का एक गठजोड़ था, एक गठबंधन था, जिन्होंने साथ मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी तो क्या, उसमें राइट विंग पार्टी तो क्या, सबके सब मौजूद थे। उनका जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था वो सिर्फ यही था कि इंदिरा गांधी को पावर से अलग करना है और वो उसमें कामयाब हो गए थे। तो अब इतने मुख्तलिफ नज़रियात पर बनने वाली पार्टी, जिसमें एक तरफ आरएसएस शामिल है, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टीज शामिल हैं, वो आखिर कैसे चल सकती हैं ज़्यादा अरसे? तो हुआ कुछ ऐसा ही कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अरसे सर्वाइव नहीं कर पाई और 1977 में बनने वाली ये गवर्नमेंट जो है ये तकरीबन कोई 2 साल के अरसे से कुछ ज़ायद के बाद जो है ये डिज़ोल्व हो जाती है। और उस वक्त मोरारजी देसाई इनफैक्ट वो भी अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाते, वो भी इस गवर्नमेंट के आखिर के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे। असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं एक बार फिर से और इंडिया में 1980 में एक बार फिर से इलेक्शन होता है और इस बार ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानियों को इंदिरा गांधी की याद फिर से सताती है।
वो 1980 के इलेक्शन में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करके एक बार फिर से भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। लेकिन ये वो टाइम था, याद रहे, जिस वक्त हिंदुस्तान में जो मशरक़ी पंजाब था वहाँ पे इंसर्जेंसी अपने उरूज पर थी। ये वही इंदिरा गांधी का दौर था कि जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, आप जानते हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसको ब्रूटली क्रश किया गया था, जिसकी वजह से फिर हिंदुस्तान में फसादात भी फूट पड़े थे। एंड देन इवेंचुअली यही हुआ कि 1984 में इंदिरा गांधी को भी, जो उनके दो सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनको असैसिनेट किया, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी कुड नॉट कंप्लीट हर टर्म। हिंदुस्तान में ज़ाहिर है उस वक्त आप जानते हैं बहुत बड़ी तादाद में एंटी सिख राइट्स हुए, जिसमें हज़ारों की तादाद में सिख जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको कत्ल किया गया। सो इंदिरा गांधी के इंतकाल के बाद भारत में जो अगले इलेक्शंस होते हैं 1984 में, इसमें राजीव गांधी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हैं। राजीव गांधी उस वक्त तक इंडियन पॉलिटिक्स में शायद इतने ज़्यादा जो है वो नोन नहीं थे, बिकॉज इंदिरा गांधी जो अपना सियासी जानिशीन मुकर्रर करना चाहती थी वो शायद संजय गांधी को चाहती थी, लेकिन संजय गांधी की एक नागहानी मौत हुई और एक प्लेन क्रैश में जो है वो उनका इंतकाल हो गया था। तो राजीव गांधी बिकेम द रिलक्टेंट हेयर टू द नेहरू डायनेस्टी। और इंदिरा गांधी के इंतकाल के बाद और फिर उसके बाद 1984 में होने वाले जो लोकसभा के इलेक्शंस थे, 8वीं लोकसभा के इलेक्शंस, उसमें सिंपैथी वोट की बदौलत, यस, इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक सिंपैथी वोट मिला, जिसकी वजह से वो इक़्तिदार में पहुंचने में कामयाब हुए। बहुत ज़बरदस्त कामयाबी कांग्रेस को मिली थी उन इलेक्शन में। लेकिन राजीव गांधी डिड नॉट प्रूव टू बी अ वेरी केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर। आई मीन, जैसे कि मैंने बताया, रिलक्टेंट लीडर थे, सियासत में उनका आने का गालबन कोई इरादा था नहीं। और ऐसा ही हुआ कि बाय द एंड ऑफ हिज टर्म 1989 के आते आते इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। बल्कि ये कहना चाहिए कि इंडिया की जो बदतरीन इकोनॉमिक कंडीशन, जो उनका अब तक शायद इन्होंने अपनी तारीख में सबसे ख़राब इकोनॉमिक कंडीशन देखी होगी, वो उनके दौर में एंड तक आते आते जो है वो मामला हो चुका था। फिर 1989 में इलेक्शंस होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन इलेक्शंस में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके पिछले इलेक्शंस में 426 सीट्स थी, वो 1989 के इलेक्शंस में कम होके सिर्फ 195 सीट रह चुकी थी। इस इलेक्शन में जिस पार्टी ने सबसे ज़बरदस्त अपना डिस्प्ले दिखाया था, दैट वाज भारतीय जनता पार्टी। हमने अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो जिक्र नहीं किया था। उसकी रीज़न ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में ही लोकसभा में अपना डेब्यू किया था, सिर्फ 2 सीटें जीतकर। लेकिन 1989 तक आते आते उनकी वो 2 सीटें बढ़कर 89 सीट्स बन चुकी थी। लेकिन गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई थी, वो ऑपोजिशन में ही बैठी थी, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी उस वक्त तक अंदाज़ा हो गया था कि यार ये तो बड़ी ही राइट विंग और कट्टर हिंदू सोच रखने वाली जमात है। इंडिया में उस वक्त तक सेकुलरिज्म का गलबा था, बल्कि ये कहना पड़ेगा कि दिस वाज द लास्ट डेकेड इन इंडिया कि जिस वक्त इंडिया शायद सही मानों में सेकुलर पार्टियों के कंट्रोल में था। लेकिन उसके बाद 1989 के इलेक्शन के बाद मामलात हिंदुस्तान में कुछ हद तक बदलना शुरू हो गए थे। 1989 के इलेक्शन में जनता दल नामी पार्टी हुकूमत बनाती है। ये एक रिलेटिवली नई पार्टी थी। इंडिया के मुख्तलिफ कॉर्नर्स के बड़े बड़े लीडरान ने मिलकर ये एक गठबंधन, ये एक अलायंस बनाया था और विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के एक और नॉन कांग्रेसी वजीर आजम बन गए थे। नाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह थोड़े अरसे के लिए ही भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद चंद्रशेखर वहाँ के वजीर आजम बन गए। चंद्रशेखर साहब, मुझे याद है कि जब उस ज़माने में पाकिस्तान में सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उन्होंने ही भारत को यहाँ पे आके रिप्रेजेंट किया था और हिंदी में मुझे याद है कि उन्होंने अपनी तकरीर की थी। सो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद चंद्रशेखर वो भारत का बजट पास करवाने में नाकाम रहे थे, बिकॉज कांग्रेस ने उनसे सपोर्ट जो है वो वापस ले ली थी। और इस तरह हुआ कुछ ऐसा कि इनकी हुकूमत जो है वो जल्दी अपने इख्तिताम को पहुंच गई एंड इंडिया हेड टू द न्यू इलेक्शन इन 1991। 1991 में भारत में इलेक्शंस होते हैं। याद रहे कि ये भारतीय तारीख का वो टाइम था कि जिस वक्त इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी पीक पर था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया का बहुत शदीद हो चुका था
और कांग्रेस को जो उन्होंने लोगों ने वोट दिया था उनको आउटराइट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनफैक्ट नरसिम्हा राव ने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई थी। यस, नरसिम्हा राव उस इलेक्शन में कांग्रेस के लीडर जो है वो बनकर आए थे, बिकॉज इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ही 1991 के इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ही आपको याद होगा कि तमिल टाइगर्स ने एक खुदकुश बम धमाका किया था जिसमें राजीव गांधी मारे गए थे। नरसिम्हा राव उन इलेक्शंस में फिर कांग्रेस पार्टी के लीडर बनकर उभरे एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1991। और ये साउथ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले पहले वजीर आजम थे। नरसिम्हा राव का ताल्लुक जो है वो आंध्र प्रदेश रियासत से था, और जिस इलाके से था वो अब तेलंगाना रियासत में आता है। निज़ाम दक्कन के टाइम पे जो है वो इनकी वहाँ पे पैदाइश हुई थी। इंडिया के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बड़ा टर्बुलेंट टाइम था। राजीव गांधी का रिसेंटली असैसिनेशन हुई थी। इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी। इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो अपने पीक पर था और हिंदुस्तान को IMF के पास जाना पड़ा था। ये वो आखिरी बार थी जब हिंदुस्तान IMF के पास गया था, बिकॉज इंडिया के पास नरसिम्हा राव की कैबिनेट में एक हीरा फाइनेंस मिनिस्टर आया जिसका नाम था मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने ये बजट प्रेजेंट करते हुए जो अपना पहला बजट प्रेजेंट किया था उसमें एक बड़ी यादगार तकरीर की थी। मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क की अगर इकोनॉमिक डायरेक्शन को पलटने वाली दुनिया की बड़ी तकरीरें होंगी उसमें से एक तकरीर ये भी होगी। और उसके वक्त इंडिया ने डिसाइड कर लिया था कि अभी तो हम IMF के पास जा रहे हैं बट नेवर अगेन। सो व्हाट डिड दे डू? 1991 की नरसिम्हा राव की सरकार ने और मनमोहन सिंह की इन पॉलिसीज ने किया ये था कि इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया था। इंडिया में लाइसेंस राज, बदनामे ज़माना लाइसेंस राज, यानी हर चीज़ के ऊपर जो सरकार का कंट्रोल हुआ करता था उसको उन्होंने ख़त्म किया। एंड इंडिया रियली अपीयर्ड एज एन इकोनॉमिक, I wouldn't say a powerhouse till then, लेकिन डेफिनेटली एक इकोनॉमिक, राइजिंग इकोनॉमिक पावर की हैसियत से दुनिया के नक्शे में पहली बार नमूदार हुआ था। ये वही टाइम था कि जिस वक्त इंडिया में प्राइवेट चैनल्स भी आना शुरू हुए थे और हम पाकिस्तानियों को भी इंडिया की एक ऐसी फेस देखने का मौका मिला था जो कि हमने अब तक नहीं देखा था। और हम भी थोड़े से हैरान रहते थे कि यार चीज़ें इंडिया में भी काम हो रहा है सही, बिकॉज उस वक्त हमें लगता था कि यार पाकिस्तान इज़ जनरली अहेड ऑफ इंडिया। लेकिन बहरहाल 1990 में ये जो सरकार नरसिम्हा राव ने चलाई थी, इसमें ज़ाहिर है जहाँ पे आज हम इसकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, लेकिन एक सरकार की कामयाबी होती क्या है? एक सरकार की कामयाबी जनरली ये होती है कि अगले इलेक्शन में लोग उसको वोट देकर लाते हैं या नहीं वापस। शॉर्ट टर्म में तो कामयाबी यही होती है, लॉन्ग टर्म में तो ज़ाहिर है वो लेगेसी कुछ भी हो जाती है। लेकिन नरसिम्हा राव के साथ ऐसा नहीं हुआ। अगला जो इलेक्शन हुआ 1996 में, इसमें कांग्रेस पार्टी को नाकामी हुई। ये वो इलेक्शन था, आई कैन टेल यू, मेरा जो इंडियन सियासत में इंटरेस्ट पैदा हुआ था, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन दैट हैपेंड, बिकॉज उस वक्त आई रिमेंबर जी न्यूज़ में एक शाम का एक मुख्तसर सा बुलेटिन, शायद आधे घंटे का, जी TV पे शाम का बुलेटिन जी न्यूज़ के नाम से आया करता था। और उसको देख के मुझे इंडिया के, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, एंड दैट वाज द फर्स्ट इलेक्शन दैट आई फॉलोड। लेकिन ये भी याद रहे कि इंडिया में 1996 के इलेक्शन वॉज द स्टार्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इंडिया में जो पार्लियामेंट आई थी वो एक हंग पार्लियामेंट आई थी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक बहुत मुख्तसर मुद्दत यानी 13 दिन के लिए जो है वो भारत के वजीर आजम बने थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर क्यों बने थे? अच्छा, मैं बताता हूँ। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में जहाँ पे इतनी सारी हमारे निज़ाम में ममासलत है, वहाँ पे एक हम में डिफरेंस ज़रूर है। इंडिया में होता यह है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं और नताइज जो है वो सामने आ जाते हैं, फॉर्म 47 सामने आ जाते हैं, तो उस वक्त करते क्या है, भारत के जो सदर होते हैं, जो उनकी ज़ाहिर हेड ऑफ द स्टेट, जस्ट लाइक पाकिस्तान, वो सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। अच्छा, तो हुकूमत बनाने की दावत देने का इंडिया में मतलब ये होता है कि आप बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अपना हलफ लेते हैं और फिर उसके बाद लोकसभा में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं। सो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनकी पार्टी ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी इस इलेक्शन में, उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस टू डेट, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो हलफ तो उठा लिया उन्होंने प्रधानमंत्री का, लेकिन वो
हासिल नहीं कर सके एतमाद का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करने में वो नाकाम रहे, उनको जो है वो अपना ओहदा ये छोड़ना पड़ा। और फिर इंडिया में एक बार फिर से एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट आती है, जनता दल। रिमेंबर जो 1989 में भी जिनकी हुकूमत बनी थी, एक बार फिर से एक्शन में आती है और साउथ इंडिया से इंडिया के एक और प्राइम मिनिस्टर आते हैं जिनका नाम होता है एच.डी. देवे गौड़ा साहब। अच्छा, एच.डी. देवे गौड़ा साहब भी ज़्यादा अरसे जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के लिए नहीं रहते। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल जो है वो बन जाते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर एक मुख्तसर मुद्दत के लिए। इंद्र कुमार गुजराल का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान में अब जो इलाका है झेलम, वहाँ से था। एंड आई डू रिमेंबर, आई थिंक ही डिड विजिट पाकिस्तान सम टाइम वाइल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर उसके बाद उन्होंने विजिट किया होगा। लेकिन ये हुकूमत ज़्यादा अरसे फिर नहीं चल सकी और इंडिया की पार्लियामेंट जो है वो एक बार फिर से अपने प्रीमेच्योर इख्तिताम की जानिब बढ़ती है। 1996 के बाद भारत में 1998 में फिर से इलेक्शंस होते हैं। बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, लेकिन उनकी हुकूमत एक मखलूत हुकूमत होती है, एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है और वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाती। बिकॉज साउथ इंडिया की एक पार्टी जिसको AIADMK कहा जाता है, उन्होंने इनिशियली तो सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो अपनी सपोर्ट वापस ले ली और ये हुकूमत जो है वो कोलैप्स कर जाती है। इंडिया एक बार फिर से एक साल बाद इलेक्शन में जाता है। 1999 में इलेक्शन होते हैं इस बार, लेकिन बीजेपी को जो है वो कंप्लीट मेजॉरिटी मिलती है। एक बहुत बड़े अरसे के बाद इंडिया में तकरीबन 15 साल के बाद जो है वो कोई पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर आती है और अपनी हुकूमत बनाती है। और पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा होने जा रहा था कि एक नॉन कांग्रेसी सरकार, एक नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट जो है वो पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और वो भारत को फिर लेकर जाते हैं नई सदी में। इंडिया की इस दौरान जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस है वो चलती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ लैंडमार्क रिफॉर्म्स, बल्कि उन्होंने एक टाइम पे, अगर आपको याद हो तो, पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन कुछ दाल ठीक से गल नहीं पाई थी। मियाँ साहब के साथ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तो उनकी कुछ अच्छी बातचीत रही थी, लेकिन मुशर्रफ साहब के साथ शुरू में बातचीत इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बहरहाल इवेंचुअली इंडिया में 2004 में इलेक्शंस होते हैं। सबका ये ख्याल था कि बीजेपी ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएगी। एग्जिट पोल्स भी यही कहते थे, ओपिनियन पोल्स भी यही कहते थे, लेकिन कहते ये हैं कि हिंदुस्तान की इलेक्शन की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट जो हुआ था वो यही 2004 के इलेक्शन में हुआ था। बीजेपी ने एक कैंपेन रन की थी इंडिया शाइनिंग के नाम से। आई स्टिल रिमेंबर दोज एडवर्टाइजमेंट जो कि इंडियन टीवी चैनल स्टार प्लस और ये ZTV वगैरह पे आया करते थे, और वाकई हम देख के कहते थे कि यार वाकई इंडिया तो शाइन कर रहा है, लेकिन शायद रियलिटी ऑन ग्राउंड कुछ डिफरेंट थी। और हुआ यही कि इंडियन वोटर्स ने गालिबन उसको पनिश किया, अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी को, एंड कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 2004 में इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आ जाती है। एंड दिस टाइम द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म मनमोहन सिंह, जो कि नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब बन जाते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो उस वक्त लीडर थी, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी भारतीय निजात नहीं थी, आप जानते हैं कि राजीव गांधी की जो विडो हैं ये इटालियन निजात हैं, तो शायद इंडियंस को ये बात काबिल कबूल नहीं होती। इस वजह से मनमोहन सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वेल he was the first non-Hindu prime minister of India. मनमोहन सिंह of course एक सिख थे और सिख हैं, और he became the prime minister. उनका पहला टर्म बहुत ज़बरदस्त गया and Indian economic growth was amazing at that point in time. और आप कह सकते हैं कि उस वक्त ये वो वक्त था that India really, से कहते हैं ना कि दुनिया में एक फ्यूचर इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर से जो है वो उभर कर सामने आया था। स्पेशली इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इस ज़माने में अपने पीक पे पहुंच गए थे, और मनमोहन सिंह की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट वाज 2007 सिविलियन न्यूक्लियर डील विद अमेरिका। इंडिया में एक बार फिर से इलेक्शंस होते हैं 2009 में, और मनमोहन सिंह एक बार फिर से इलेक्शन जितवाने में कामयाब हो जाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लेकिन इस बार जो टर्म था वो पिछले टर्म जैसा स्मूथ नहीं था। अ लॉट ऑफ करप्शन स्कैंडल्स, इंडिया में बहुत सारे करप्शन स्कैंडल्स जो हैं वो उस ज़माने में सामने आना शुरू हुए, जिसमें कोल गेट एक बड़ा मशहूर स्कैंडल था। इसके अलावा 2010 में हिंदुस्तान ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स किए थे,
और उसके हवाले से भी बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो लोगों की आंखों के सामने आए थे। इंडियन मीडिया उस वक्त, अब तो खैर सिचुएशन बहुत बदल गई है, लेकिन इंडियन मीडिया उस वक्त बहुत ही कहना चाहिए कि अनफॉरगिविंग किस्म का इंडिपेंडेंट मीडिया हुआ करता था, और उन्होंने जो है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की उस वक्त फुल दबा के जो है ना वो क्लास ले ली थी। बल्कि अगर आपको याद हो तो ये वही ज़माना था जबकि हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर मूवमेंट शुरू हुई थी, अन्ना हज़ारे की एंटी करप्शन मूवमेंट हुई थी, जिसकी प्रोडक्ट जो है ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी हैं। सो हुआ कुछ इस तरह कि जनाब 2009 के इन इलेक्शन का जैसे जैसे हुआ वो तो जीत गए मनमोहन सिंह, लेकिन ये उनका टाइम बड़ा टर्बुलेंट रहा था। इंडिया में ज़रा लॉ एंड ऑर्डर के भी जो इश्यूज़ हैं, क्राइसिस हैं, वो भी अपनी जगह चलते रहे थे। और फिर उसके बाद इवेंचुअली ये होता है कि इंडिया में जो नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं उसमें एक नया सितारा उभरता है इंडियन पॉलिटिक्स में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर, जो कि काफ़ी अरसे से गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, कंट्रोवर्शियल आदमी थे, आप समझ रहे हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जो हैं वो बन जाते हैं द फेस ऑफ बीजेपी, और अपने उस गुजरात के मॉडल को जो है वो पिच करते हैं और बताते हैं कि जनाब जब गुजरात में जिस तरह मैं डेवलपमेंट लेकर आया, हुई या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन वही वो भारत में ला के रेप्लिकेट करने के मूड में है। लोगों ने उनकी इस चीज़ को कबूल किया। एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था 2014 के इलेक्शन में, अब की बार मोदी सरकार, और हुआ कुछ ऐसा ही। हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ में, यानी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भी जो है वो मोदी के इस गुजरात मॉडल को सपोर्ट किया, और 2014 में के इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारतीय हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। और वो कहते हैं ना कि ही नेवर लुक्ड बैक। आई मीन 2014 से लेकर अब तक, अब तकरीबन 10 साल इसको हो चुके हैं। इट हैज़ बीन द एज ऑफ मोदी इन द इंडियन डेमोक्रेसी या इन द इंडियन गवर्नमेंट। 2019 तक आते आते नरेंद्र मोदी के जो कदम थे वो और मजबूत हो चुके थे। 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने उससे बड़ी कामयाबी हासिल की 2014 के कंपैरिजन में। और राइट नाउ जिस तरह एक ज़माने में इंडिया में इट यूज्ड टू बी इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल, उससे पहले नेहरू वर्सेस ऑल, इस वक्त इंडियन सियासत में इट इज़ बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी वर्सेस एवरीवन। सो पिछले इलेक्शन में भी वो कामयाब हुए। नरेंद्र मोदी को रीसेंट टाइम्स में बड़े ज़बरदस्त बूस्ट मिले हैं, जहां पे पिछले साल होने वाली बहुत सारी रियासती इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की। नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, बहुत बड़े ऐसे डिसीजंस लिए कि जिसमें शायद अगर कोई और हुक्मरान होता तो उसकी आवाम उसको माफ़ नहीं करती, लेकिन मोदी का अपना हुकूमत चलाने का गुड और बैड लेकिन एक ख़ास तरीक़ाकार था। अपने आगे वाली एपिसोड में उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। सो अब हम पहुंच चुके हैं 2024 के इलेक्शंस के ऊपर। अब सारी हिस्ट्री हमने क्लियर कर लिया, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरह इंडियंस का मूड जो है वो स्विंग हुआ फ्रॉम द वेरी सेकुलर कांग्रेस पार्टी टू द वेरी राइट विंग एंड इंतहाई कट्टर हिंदू सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी तक। 2024 के इलेक्शन पे अब हम आएंगे, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगली एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी पार्टियां हैं। मेन बंदे एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अकेले इलेक्शन लड़ते हैं या इनकी कोई अलायंस भी है, और उनके अगेंस्ट जो मैं कहता हूं मोदी वर्सेस ऑल, तो ये ऑल में कौन कौन शामिल है, ये बात करेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। रफ्तार टीवी की इंडियन इलेक्शन की इस ट्रांसमिशन या इस सीरीज को जो है आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कैसा लग रहा है अपने प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू स्टिल हैवंट डन दैट। लाइक करेंगे तो भी बड़ा अच्छा रहेगा। कोई सवाल है, कोई चीज़ आप इसमें और जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो इंडिया के इलेक्शंस की इस कहानी में, तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफिज़।